धूप जो है वो कुछ ख़त्म हो चुकी है और मार्च की ये जो शाम है ये कुछ सुहानी हो चुकी है। और दोस्तों कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है और जब उन शब्दों को एक मखमली आवाज़ भी जुड़ जाए उसमें तो वो एहसास बनकर दिलों तक उतर जाती है। कभी वो जख्मों पर मरहम का काम करती है, कभी मायूसी में वो आवाज़ हौसला बन जाती है, कभी बेचैनी में वो आवाज़ सुकून दे रही होती है और कभी अंधेरों में वो रोशनी का काम करती है। और ऐसी ही मखमली आवाज़ के जादूगर आज हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पंकज जीना का। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कवि हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, कहानीकार हैं और अब ये शाम जो है नर्म हो चुकी है, सीधे आपको शब्दों की जो मखमली दुनिया है उसमें लिए चलते हैं। पंकज, दिल्ली आप आज ही आए हैं और अब तो शाम कुछ बेहतर है। अब पहाड़ों से जब उतरे हैं थोड़ा नीचे गर्मी महसूस हो रही होगी, लेकिन एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर हैं और आप ये गर्मजोशी देखिए, आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इतना कमाल का इंट्रोडक्शन दिया, मैं उसके लिए शुक्रिया आपका करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बैठे तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है। मैं वो आवाज़ हूँ जिसे शायद आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन मेरे चेहरे को बहुत कम लोग पहचानते हैं। मगर मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत में थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लगेंगे। मैं पहाड़ों में रहता हूँ, वहाँ मौसम बड़ा सुंदर है। इस वक्त जहाँ दिल्ली शहर में थोड़ी सी गर्माहट है, मेरे पहाड़ों में इस वक्त सब लोगों ने जैकेट पहनी होगी, आंगन में अलाव जला होगा और हल्की हल्की ठंड वहाँ पड़ने लगी होगी। सब लोग घर लौट रहे होंगे, गाय भैंस जितने भी हैं जो जंगलों की तरफ गए हैं वो भी वापस लौट गए होंगे और शायद इंटरनेट पर ही अभी ये सेशन देखा जा रहा होगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं दिल्ली से होते हुए भी अभी पहाड़ों में हूँ और इंटरनेट की ही ताकत है कि हम जुड़े हुए हैं हर तरह से। बिल्कुल पंकज, और जिस तरह से आपने कहा कि ऐसा शायद ही यहाँ पर कोई शख्स बैठा होगा या बैठी होंगी जो भी हमारी साथी हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने पंकज को सुना ना हो। पंकज की आवाज़ ने हम सब को छुआ है। हाँ, ये बात ज़रूर है, उस आवाज़ के पीछे वो चेहरा कौन था, धीरे धीरे करके अब वो सामने आ रहा है। पंकज जीना को सब देखने लगे हैं, उनके वीडियोस जो हैं लाखों में करोड़ों में उनके व्यूज़ आते हैं, देश और दुनिया में आप छा रहे हैं। तो पहाड़ों से जो सफ़र शुरू हुआ, आप नैनीताल ज़िले के चोपड़ा छोटे से गांव के आप रहने वाले हैं जहां पर सड़क तक नहीं है पंकज, और वहां से जब आपका ये सफ़र शुरू हुआ, किस तरह का संघर्ष रहा, थोड़ी अपनी यात्रा के बारे में बताएं। बहुत सारे युवा भी यहाँ पर हैं जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, तो आपका सफ़र कैसा रहा, थोड़ा उस बारे में बताएं। मेरी कहानी बड़ी मज़ेदार रही है। मैं पहाड़ों में ही पला बड़ा, नैनीताल में मेरा जन्म हुआ था और वहीं ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रही। उसके बाद हुआ यूँ कि इंजीनियरिंग करने चले गए। एक फ़िल्म देखी थी, लगा कि शायद हम भी इंजीनियर बन सकते हैं। वहाँ जाकर एहसास हुआ नहीं, ये तो नहीं कर सकते हैं। थिएटर करने लगे, थिएटर के बाद पता चला रेडियो कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो में कुछ टाइम काम किया, वैसे ही वो जो प्रोग्राम करने जाते हैं लोग। फिर एक कम्युनिटी रेडियो में काम किया, फिर उसके बाद यहीं दिल्ली शहर में थे, रेडियो में काम किया। फिर दिल्ली से देहरादून, फिर देहरादून से बनारस चले गए। फिर बनारस के बाद तो फिर पूरे भारत भर में कहानियाँ सुनाई रेडियो के ज़रिए से। तो रेडियो पे जब कहानियाँ सुनाते थे, एक हैशटैग किस्सा नाम से एक शो था जिसमें मैं कहानियों को आवाज़ दिया करता था और वहीं से सिलसिला शुरू भी हुआ था। क्योंकि बनारस में बैठे थे, लॉकडाउन का वक्त था, अचानक एक रोज़ ऐसा ख्याल आया कि रेडियो पर तो काम करते ही हैं, तो क्यों ना अपनी आवाज़ को इंटरनेट पे डाला जाए। तो उन्हीं दिनों इंटरनेट पे एक कोट लिख करके डाला था कि अपनी व्यस्त ज़िंदगी से वक्त निकाल लेना थोड़ा, वो पहाड़ दिखाना है तुम्हें, बहता हुआ साफ पानी और आसमान दिखाना है तुम्हें, वहाँ की दुनिया बड़ी सुंदर है यार, वो सुंदर संसार में ले जाना है तुम्हें, एक रोज़ पहाड़ दिखाना है तुम्हें। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने कहा कि काशी ने आप पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, वहाँ पर आपका रहना भी हुआ। क्या वो छाप थी जो आपके भीतर तक असर कर गई और किस तरह से आप उसे बयां करना चाहेंगे? बनारस एक ऐसा शहर है जिसे आप एक दिन में कभी नहीं समझ सकते। जैसे मंदिर में जाते हैं, चप्पल बाहर उतारते हैं, भगवान से ध्यान लगाते हैं, उसके बाद जुड़ना होता है ना, बस वैसा ही है बनारस। बनारस दुबई नहीं है कि आप गए एक दिन में बुर्ज खलीफा देखा, ये वो देखा, मॉल में ख़रीदारी करी और वापस आ गए। बनारस जाने के लिए आपको थोड़ा सा दिल लगाना पड़ता है, उसके बाद आप पहुंचते हैं बनारस। होंगे आप बड़े साहब अपने शहरों में, होंगे आप बहुत बड़े उस्ताद अपने शहरों में, मगर
बनारस जाना तो चंचलता की पोटली अपने शहर छोड़ जाना। मोटी सी तूंद लटकाया हुआ आदमी अगर तुम्हें दिखाई दे बनारस में, तो ये मत समझना किसी जल्दी में। आगे जाकर चाय की दुकान पर घंटों बातें करेगा। पान वाला जल्दी पान नहीं देता, चाय वाला जल्दी चाय नहीं देता। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जा चला जा, ना है यहाँ। तो बनारस वो शहर है जो ठहरना सिखाता है, थमना सिखाता है। कोई पगला सा आदमी दिखे तो इसे मत समझिएगा कि ये पगला सा है, हो सकता है आपके ज्ञान का तिया पाँचा कर दे। तो ये है बनारस शहर। बनारस शहर को समझने के लिए बनारस जैसा ही शांत, धीर, गंभीर और सब कुछ छोड़ देने वाला इंसान होना चाहिए, तब जाकर बनारस आपको समझ आता है। और बनारस से चले जाने के बाद आपको ज़्यादा याद आता है। आपको याद आता है? बहुत ज़्यादा। अब ये बताएं कि जब आप कहानियाँ कहते हैं, आप पंक्तियाँ कहते हैं, तो लोगों को अपनी ज़िंदगी उसमें जुड़ती हुई नज़र आती है। और यही एक वजह भी रही कि कहीं ना कहीं पंकज जीना की आवाज़ को सब पहचानते हैं, लेकिन शक्ल तक वो नहीं पहुँचे, क्योंकि अपने ही एहसासों को, जज्बातों को वो जोड़ लेते हैं और अपनी ही दुनिया में आपकी आवाज़ के साथ वो खो जाते हैं। क्या कहीं एक टीस लगती है कि शायद जैसी पहचान मिलनी थी या जो शक्ल को भी पहचाना जाना था वो नहीं हुआ? थोड़ी मुझे लगता है कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो जिस रोज़ जिसे ख्याल आएगा कि उसके हिस्से मेरा थोड़ा सा भी सुकून आया, तो उसके दिल में, उसके मन में मेरी जगह बन जाएगी। और अगर आवाज़ ही पहुंच रही है वो भी अच्छा है, लेकिन किसी रोज़ ऐसा भी होगा जब लोग पहचानने लगें कि अच्छा, इस आवाज़ के पीछे इस इंसान का चेहरा है, तो उस रोज़ और बात होगी। किस तरह से आप जब अपनी कहानियों को गढ़ रहे होते हैं, क्या वो एहसास होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हम आपके वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम खोते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी की जो बहुत साधारण सी चीज़ें होती हैं, उनको जिस तरह से आप शब्दों में पिरोते हैं, वो दिल को छू जाती हैं, भीतर तक उतर जाती हैं। क्या वो चीज़ें रहती हैं, क्या वो एहसास रहते हैं जब आप लिख रहे होते हैं? और कुछ बयां भी करते चलें अपने अंदाज में। मैं सच कहूँ तो मैं जब भी कहानियाँ कहता हूँ, मेरे ख्यालों में होते हैं आम से चेहरे जो अभी बैठे हुए हैं ऐसे ही दिल्ली शहर में, एक ऐसी ही नर्सरी में जहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं, जहाँ कुछ लोग फ़ोन पर हैं, कुछ लोग ख्यालों में हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन लम्हों को कैद कर लें अपने दिल में। ये सारे किरदार मेरी कहानियों के हिस्से होते हैं। मैं जब भी कभी सोचता हूँ किसी कहानी को लिखते हुए, इनके बारे में सोचता हूँ और अधिकतर मैं अपने दिल के भावों को लिखता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे जैसे ही लोग हैं, इसलिए उसे अपना बना लेते हैं, अपना सा समझ लेते हैं, इसलिए कहानियाँ इनको अपनी सी लगती हैं और उन कहानियों में इन्हें अपना चेहरा दिखाई देता है। और जब आपने दिल की बात यहाँ पर कही है, तो पंकज जीना का दिल कहाँ लगता है? क्या कभी इश्क आपको भी छू कर गया है, मोहब्बत छू कर गई? बयां करें कुछ, क्या वो एहसास थे, क्या कुछ हुआ? दुनिया को मोहब्बत होगी हसीन चेहरों से, मुझे तो मोहब्बत है पहाड़ों से। सामने पंचाचूली दिखे, हिमालय दिखे और हिमालय को देखते हुए जब आपकी आंखों से आंसू बहे, तो वो है मोहब्बत। जब आप कभी दारमा घाटी जाएं और सामने पंचाचूली पहाड़ को देखें, हिमालय के सामने जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तब आपको महसूस होता है कि क्या है मोहब्बत। मैंने मोहब्बत बहुत ज़्यादा चेहरों से नहीं की जितनी ज़्यादा मोहब्बत मैंने पहाड़ों से की। हाँ, जीवन में प्रेम आता है, सब कुछ छू कर जाता है और उसी प्रेम की वजह से आप लिख पाते हैं, कह पाते हैं, आप टूटते हैं, बिखरते हैं, उसके बाद ही आप कुछ कह पाते हैं। सृजन तभी होता है ना जब कुछ बिखराव होता है अंदर। तो ऐसा ही सब कुछ मेरे जीवन में भी रहा है और हाँ, मुझे प्रेम छू कर गया है। बीच बीच पे तालियों के साथ आप हौसला अफजाई भी करते रहें। आप लोगों का यहाँ होना हमें भी एहसास दिला रहा है और पंकज आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पंकज, अब ये भी बताते चलें कि कई बार ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक दर्द दे जाती हैं, ज़ख्म दे जाती हैं। पप्पू कार्की जी जो उत्तराखंड के एक बड़े कवि हुए, आप पर एक गहरी छाप उन्होंने छोड़ी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका निधन हुआ। किस तरह से उन्होंने आपके जीवन पर असर डाला, और उनकी अगर कोई कविता जो उन्होंने पहाड़ों पर लिखी हो, जो आपके दिल के करीब हो, वो भी ज़रूर हमारे साथियों को यहाँ पर सुनाएं। शुक्रिया पप्पू दा के बारे में बात करने के लिए। पप्पू कार्की, आप लोगों में शायद आप लोगों ने गाना सुना होगा, एक टिकटॉक पे बहुत पहले वायरल हुआ था, फां बागरे बाब लोगो सब लोगो लेफ्टिनेंट साहब कैप्टन साहब लेट्स डोना कभी जा मेरी फां बागरे। आज से कई साल पहले ये गाना वायरल हुआ था। तो इसे गाने वाले थे पप्पू कार्की, ये दादा थे मेरे और वो गीत गाते थे। उनका एक स्टूडियो था। उन दिनों मैंने ख्वाब भी नहीं देखे थे कि मैं क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। हम लोग एक आम जिंदगी जीते थे, या तो हम आर्मी में जाने का सोचते हैं पहाड़ वाले, या हम होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर हम दिल्ली के किसी शहर में, दिल्ली शहर या फिर मुंबई शहर में एक छोटी सी नौकरी करना चाहते हैं। मगर वो इंसान ऐसा था जिसने नौकरियाँ की,
लेकिन उसके बाद वो वापस पहाड़ लौटा और उसने गीतों को कहना शुरू किया, और सिर्फ अपने गीत नहीं गए, उन लोगों को मौका दिया जो ज़िंदगी में आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं। उसने एक स्टूडियो बनाया, वहाँ उसने मुझे भी बिठाया, और उसके बाद वो मुझे शमी नारंग साहब का व्यू सुनाया करता था। शमी नारंग साहब मेट्रो में बोलते थे, अगला स्टेशन आनंद विहार है, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कहेंगे हमें कि ऐसे बोल के दिखा। शमी नारंग साहब जब बोलते थे तो कहते थे ऐसे बोलना है जैसे वो बोल रहे हैं। तो मैं कहता था दा यार मेरे से तो नहीं हो रहा। तो फिर मैं बोलूँगा, अब हमारा स्टेशन नहीं निकलता था, हमारा स्टेशन निकलता था। तो जो पहाड़ के लोगों उनका श और स का थोड़ा मसला होता है, तो अपना भी मसला था। तो फिर मुझे डांटता था, कहता था तेरे से यार इतना सा काम नहीं हो रहा, मैं तेरे से कह रहा हूँ करने को, तो कर नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ कि करत करत अभ्यास के जड़मती हुई सुजान कहा जाता है, थोड़ा बहुत प्रयास किया, और जब मेरी रेडियो में पहली नौकरी लगी थी तो मेरी बात हुई उससे। मैंने कहा दा नौकरी लगी है मेरी। अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया, फिर मिठाई लेके आ जा। तो मेरी बात हुई 8 तारीख को, मतलब जैसे पहली रात बात हुई, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं कहा सुबह 6 बजे मिलूंगा, मैं काठ गोदाम पे उतरूंगा। बोले ठीक है, तू उधर ही उतर जा फिर। तो उसी रात वो एक प्रोग्राम से आ रहा था और एक्सीडेंट में दादा चला गया। उसके जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत खालीपन आया, और वो एक ऐसा जख्म था जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। पर इतना ज़रूर है कि मैं ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे पहुंचूंगा, या कुछ भी उतार चढ़ाव मेरे जीवन में रहेंगे, या मैं कहीं ऊंचाइयों पर भी पहुंचूंगा, तो कहीं मुस्कुरा कर देख रहा होगा और कहेगा यो डना को पार लगो छो प्यारो प्यारो, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। या मेरो कुमाऊ वहाँ तेरो गढ़ वाला, या मेरो कुमाऊ वहाँ तेरो गढ़ वाला, घोड़ी चढ़ी ओला लिजोला दगड़ा, लिजोला दगड़ा। यो डना को पार लगो छो प्यारो प्यारो, तू है जावे दुनिया की माया मारा, तू है जावे दुनिया की माया मारा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, और हम वाकई में उम्मीद करते हैं कि पप्पू कार्की जी का जो योगदान रहा, आप बहुत नाम कमाएं और उन्हें और ज़्यादा सुकून मिलता रहे, और अभी भी वो बहुत खुश होंगे आपको देख के, बहुत सुकून उन्हें मिल रहा होगा। ये भी मैं समझना चाहूँगी, जब दर्द होता है तब जब आप कुछ लिखने जाते हैं, क्या ऐसे भी पल आते हैं जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लिखने में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, या जो कहना चाहता हूँ वो नहीं, जो महसूस हो रहा है उन्हें शब्दों में नहीं उकेर पा रहा हूँ? मेरी खास बात यही है कि मुझे लिखने में कभी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं ऐसा लेखक मानता ही नहीं अपने आप को। तो आलिन जी आजकल लगे हुए हैं कि तुम लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो, लेकिन मैं आज भी अपने आप पर यकीन नहीं करता कि मैं कुछ अच्छा लिख सकता हूँ। मैं बस वो बातें कह देता हूँ जो लोगों के लिए बोलना थोड़ी मुश्किल है। तो इसलिए जब कभी दुख होता है, दुख सबके जीवन में होता है। मेरे जीवन में दुख पप्पू दा के जाने का है, मेरे जीवन में दुख मेरे दादाजी के जाने का है। आप में से कितने लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहे? कुछ लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में रहे, बहुत सारे लोग। दादा दादी से जुड़े हुए हैं कुछ लोग। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कितना योगदान होता है इन बड़े पेड़ों का। जब ये बड़ा पेड़ अचानक एक रोज़ चला जाता है ना आपकी दुनिया से, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी तो दुनिया उजड़ गई। मेरे दादू मेरे ऐसे दोस्त थे जो कहते हैं ना कि चल है पे नत प्यार, यानी बेटे से ज़्यादा पोता प्यारा होता है। तो मैं अपने जीवन की सारी बातें, अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं, अपने ख्याल, अपनी प्रेमिका, सब कुछ उनसे बता सकता था कि मेरे जीवन में ये चीज़ें चल रही हैं। वाह। और अचानक एक रोज़ जब वो इंसान चला गया आपको छोड़ करके, तो आपके जीवन में एक निर्वात रह जाता है, एक खालीपन रह जाता है। उसके बाद जब त्यौहार आते हैं, जब भी कोई ऐसा खुशी का मौका आता है, आज भी जैसे मैं यहाँ हूँ तो शायद मैं इन लोगों को देखता तो जो मेरे जीवन से जा चुके हैं, तो शायद वो अगर होते तो उनको और ज़्यादा खुशी होती। वो स्क्रीन के आगे ऐसे बैठे रहते, कहते ओह ऐगा हो अल्लाह होनी वाल से आओ, ऐसा कुछ होता। अच्छा, किस तरह से आप याद करते हैं? कुछ दादू के लिए आपने लिखा है अपने? हाँ, उनके लिए मैंने बहुत बार लिखा है कि कुछ तुम्हारे साझा चले करें जाने हमारे के बाद मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब खुशी के मौके आते हैं, खुशियों जैसे नहीं लगते। मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन लोग कहते हैं मुस्कुराहट में मेरी अब वो बात नहीं रही। मैं हर जगह तुम्हें ही तलाश करता हूँ। मेरा एक ख़त भी था कि दादू आज कई दिन हो गए तुम्हें गए हुए, मगर आंगन में आज भी तुम्हारे कुछ निशान पड़े हुए हैं। तुम्हारी वो लाठी, तुम्हारा चश्मा मेरे स्टूडियो में रखा हुआ है। मैं सोचता हूँ कभी कभी तुम वो जो दूसरी दुनिया की बात किया करते थे वहाँ खुश हो। मेरे पास तो तुम्हें याद करने के लिए तुम्हारी तस्वीरें हैं, तुम्हारे पास तो मेरी कोई तस्वीर भी नहीं है।
मेरी याद आती है तो तुम मुझे कैसे याद करते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम वहाँ भी गुस्सा करते हो? कोई सब्जी पसंद नहीं आती तो क्या मुंह बनाते हो? अब तुम्हें वो बातें कौन बताता है जो मैं बताया करता था? अच्छा सच सच बताओ, तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? तो ऐसे एक पूरा लंबा खत है, तो वो खत मैं कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। नहीं चलने दीजिए आप, हमें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा ही खत है, तो मैंने पूरे मतलब दिल से लिखा था उस रोज़, क्योंकि 13 दिन हो चुके थे, लोग जा चुके थे, एक खालीपन था। तो वो खालीपन क्या होता है ना, जब कोई चला जाता है 13 दिन तक पता नहीं चलता कि इंसान जा चुका है। वो 13 दिन जब हो जाते हैं, उसके बाद लोग जा चुके होते हैं, आपको पता चलता है कि वो कमरा खाली हो चुका है। अब उस कमरे में वो इंसान नहीं है, लेकिन उसका सामान पड़ा हुआ है। अब उसके सामान को आप जब जब देखते हैं, उतनी बार आपको याद आता है कि अरे यार यहाँ वो बैठ रही थी यार, अब तो छही नहीं तीनों। तो अब वो जो नहीं है ना, उसके ना होने का दुख जो है वो आपको ज़्यादा सालता है। किसी भी हार्ट ब्रेक, आपका दिल टूटेगा ना, प्रेमिका छोड़ जाएगी, आप शायद 1 महीने 2 महीने 1 साल में उबर जाएंगे, लेकिन जो इंसान इस दुनिया से ही चले जाता है ना, उससे उबरना इतना मुश्किल होता है कि आप चाहकर भी उस दुख से कभी उबर नहीं सकते। तो जीवन में प्रेम के खो देने का दुख बहुत कम है, बजाय किसी इंसान के इस दुनिया से चले जाने का जो दुख है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ऐसा मैं समझता बहुत हूँ। बहुत बड़ी बात है आपने यहाँ पर कही है। बिल्कुल, तालियां यहाँ पर ज़रूर बनती हैं इन एहसासों के लिए जो हम सब के दिलों से शायद उस तरह से नहीं निकल पाते जिस तरह से पंकज जीना के ज़रिए हम अपने एहसासों को उस तरह से महसूस कर पाते हैं। पंकज, आपने महिलाओं के लिए भी कुछ लिखा है, लड़कियों के लिए भी कुछ लिखा है। एक बार हमारी महिलाओं की यहाँ पर हौसला अफजाई करते चले, यहाँ सब के लिए अंतिम पंक्तियाँ कुछ। बिल्कुल, मुझे याद तो नहीं है मैंने लिखा क्या है, क्योंकि मैं लिखता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ जो मेरे ख्याल में आ रहा है मैं वो बिल्कुल, बना देता हूँ बिल्कुल। कि बेटियों तुम डरना मत, ज़िंदगी में बढ़ना, जब जब तुम्हें लगे कि बंदिशें आ रही हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, उन्हें तोड़ना। मैं जानता हूँ थोड़ी मुश्किलें होंगी, तुम जब लड़ रही होगी तो अकेली पड़ोगी, हिम्मत टूटेगी, मगर टूटना मत। ज़रा सा संघर्ष है, उसके कुछ पल बाद तुम जीतोगी और एक रोज़ याद रखी जाओगी। और तुम अकेली नहीं जीतोगी, तुम्हारे बाद वो सारी लड़कियां जो तुम्हारे पीछे आने वाली हैं वो भी तुम्हारे रास्ते पर चलेंगी। तो अकेली तुम नहीं जीत रही हो, उन सभी के लिए जीत रही हो। तो बेटियों, लड़ना छोड़ना मत, लड़ते रहना आखिरी दम तक। शानदार, बहुत जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से पंकज जीना का आप लोग यहाँ पर शुभकामनाएं उन्हें दीजिए। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और हम शुभकामनाएं देते हैं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और नाम कमाएं। पप्पू कार्की जी को, अपने दादू को इसी तरह से आप श्रद्धांजलि दें, और हम इंतजार करेंगे एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात का।